सोचा था 2001 में इसको शुरू करा था और इसके पीछे सोच ये थी कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इन 3-4 पिलर्स के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे देशों का अमेरिका कंट्रोल्स द वर्ल्ड आज की तारीख में भी। चीन के पास होंगे काफ़ी सारे पैसे, लेकिन अमेरिका दुनिया चलाती है। कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप हटा दें तो पाकिस्तान कोई जाएगा भी नहीं वीज़ा लेकर। पाकिस्तान का वही गाना वहाँ पे ना पुराना कि अफगानिस्तान के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा। अरे तुम अपने मुल्क के बारे में सोचो यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वीडियो आपको पूरा दिखाऊं, मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 और 16 तारीख को ये मीटिंग हुई उज़्बेकिस्तान में और समरकंद शहर में, जो कि ताशकंद है, कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की। उससे करीब 3-3.5-4 घंटे लगते हैं बाय रोड, और ट्रेन भी जाती है, रोड से भी जाया जा सकता है। वहाँ पे हुई। ये वहाँ पे क्यों करा गया, ये थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आया कि समरकंद को क्यों चुना गया। और क्योंकि ताशकंद में होटल्स भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, समरकंद में ऐसा कुछ नहीं। समरकंद में हैं होटल्स, बट ऐसे कोई ख़ास बड़े ब्रांड्स नहीं, अच्छा होटल। इस लेवल का जब आप समिट करते हैं जहाँ पे 8-9 देश आ रहे हैं, तब थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। खैर, इसके पहले कि मैं बताऊं इधर हुआ क्या था, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना कि ये एससीओ है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना का बनाया हुआ एक ब्लॉक है, पहले समझ लीजिए। इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें चाइना ने ये सोचा था 2001 में इसको शुरू करा था और इसके पीछे सोच ये थी कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी इन 3-4 पिलर्स के इर्द गिर्द कुछ ऐसे देशों का समूह होगा जो साथ में रहेंगे। और शायद मन में ये भी बात थी कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है, जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वेस्ट है आपका, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, उसमें जोग्राफिकली तो नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली और इमोशनली, कल्चरली ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो इन सब मुल्कों को हम कैसे काउंटर करेंगे। तो एससीओ शुरू करा गया 2001 में। तो उसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, रूस है, चीन है, भारत का नाम मैंने ले लिया। तो ये सब कुछ देश हैं उधर। अभी ईरान को हाल ही में शामिल करा गया है। तो इन सब की मीटिंग हुई साहब। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बोली। एससीओ जो है उसमें 2-3 कारणों की वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त एससीओ में 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको लगेगा थोड़ी सी अलग है। पहली बात तो शी जिनपिंग जो हैं, शी जिनपिंग पहली बार चीन से निकले और इतने बड़े किसी फंक्शन में, या आप कह सकते हैं एक मीट में या समिट में कह सकते हैं आप, वहाँ पे पहुँचे। शी जिनपिंग डर के मारे खुद कोरोना फैला के दुनिया भर में लाखों लोगों को मरवा के, करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल के, मार्केट्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की तबाही लगा के, इकोनॉमीज को डुबाने के बाद अपनी जान की फिक्र लेके शी जिनपिंग आराम से बीजिंग में बैठे हुए हैं और साहब किसी से नहीं मिलते और उनको यही डर लगा रहता है कि मुझे ना हो जाएगा कोरोना। लेकिन वो निकले वहाँ पे। अब क्यों निकला चाइना, इसके पीछे भी कारण है। चाइना के कारण आने से पहले मैं बताता हूं, ये पहला एससीओ समिट है रूस के यूक्रेन इन्वेजन के बाद। रूस के इन्वेजन को 1 साल नहीं हुआ है और रूस का इन्वेजन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 24 फरवरी को शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है 1 साल नहीं हुआ उसको, तो रूस गया। और तीसरी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो सदारत है अब वो भारत के पास, तो भारत अगली बार करवाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है देखने वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, शी जिनपिंग अब घिरा हुआ है। ये सब मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस बार क्या हुआ, 2022 के एससीओ समिट में हुआ क्या। चीन घिरा हुआ है बुरी तरीके से। और चीन कैसे घिरा हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि चीन पे वो जो उड़ता तीर वाली कहावत है, वो ताइवान को लेकर बिल्कुल सच है। ये उड़ता तीर वाला मामला हो गया, फ्लाइंग एरो।
चाइना को नहीं करना चाहिए था, चाइना को ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए थी। नैन्सी पेलोसी पहुंच गई वहां पे, अब चाइना को ये नहीं पता लग रहा करे क्या। शुरू शुरू में बड़ी धमकियां दी, बम मार देंगे, जहाज से मार देंगे, पनडुब्बी से मार देंगे, जहाज फेंक के मार देंगे, बहुत चीन ने बोला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाइना कुछ कर नहीं पाया। तिल मिला रहा है चाइना, और चाइना को एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस कहाँ मिलेगा? और जब भी चाइना में कोई गड़बड़ होती है, अब देखिएगा चाइना जो है सेंट्रल एशिया की ओर देखता है। चाइना की पुरानी स्ट्रैटेजी है, चाइना जो भी करेगा सेंट्रल एशिया में करेगा बड़ा धमाका। धमाका मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं, पॉजिटिव एक बात कर रहा हूँ। तो चाइना जैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, इस बार एससीओ समिट बोला कि साहब हम पूरा सपोर्ट करेंगे। वो टर्न बाय टर्न सबकी टर्न आती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एससीओ समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो चीन का मामला है। अब साहब क्या हो गया कि शी जिनपिंग पहुंचे, और शी जिनपिंग ने ज्यादा कुछ नहीं करा, लोगों से मिले नहीं। जो डिनर था, एक डिनर रखा था, वो भी उसके लिए भी नहीं पहुंचे शी जिनपिंग, क्योंकि फिर बाकी लोगों को मिलना पड़ेगा और शायद नहीं चाह रहे थे मिलना। मोदी जी भी नहीं पहुंचे, क्योंकि मोदी जी ये चाह ही नहीं रहे थे कि शी जिनपिंग से हाथ वाथ मिलाएं, क्योंकि वैसी लड़ाई चल रही है और कशीदगी चल रही है और खिंचाव तनाव चल रहा है। ट्रेड है हमारी $125 अरब की, लेकिन खिंचाव चल रहा है। और उनको भी पता है, चीनियों को बहुत भली भांति पता है कि मोदी जी और भारत की पूरी डिप्लोमेसी इसी फिराक में है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके आत्मनिर्भर भारत, मेहनत करें, दिन रात जो करें, इन्वेस्टमेंट लाएं। अभी जैसे वो वेदांता के साथ मिलके ताइवानीज कंपनी ने बोला है कि गुजरात में $20 अरब का सेमीकंडक्टर का वो एक प्लांट डाल रहे हैं, एक फैक्ट्री डाल रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे चिप बनेंगे वगैरह। तो चाइना को पता है कि भारत क्या करना चाह रहा है, और भारत ये करना चाह रहा है कि चाइना से जो ट्रेड में हमारा जो है, हमारा लॉस हो रहा है, और चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मशीन के कंपोनेंट्स वहाँ से आएंगे, ये आएगा, वो सब खत्म करे भारत, तो जल्द से जल्द खत्म करे। भारत ये चाह रहा है, इसलिए मोदी जी ने चाबी दे रखी है बिल्कुल। छठे गियर पे गाड़ी भाग रही है इंडिया में, ये भी करो, ये भी करो, डिफेंस में भी, इधर भी। चाइना से कम चीज़ें लाओ, कम से कम। जो इंडिया में 5G भी रोल आउट हो रहा है, उसमें भी रिलायंस ने ये बोला है कि भाई चाइना का एक स्क्रू नहीं है हमारा। जो हम यहाँ पे 5G रोल आउट कर रहे हैं, रिलायंस ने बोला है कि उसमें सर्वर छोड़ दीजिए, इक्विपमेंट छोड़ दीजिए, एक छोटा सा स्क्रू भी मेड इन चाइना नहीं है। हम कहीं से भी ले, हमने चीन से नहीं लिया बस, और ज़्यादातर उसमें टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है, भारत की है। खैर, तो ये तो एक चाइना का एंगल हो गया, जिसमें कि शी जिनपिंग भी नहीं गए उस डिनर पर और मोदी जी भी उस डिनर पर नहीं गए। रशिया का एंगल था, रशिया को तो जाना था, रशिया को सबसे मिलना था, क्योंकि रशिया अब दोस्त ढूंढ रहा है, क्योंकि रशिया धीरे 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 आइसोलेट हो रहा है दुनिया से। देखिए साहब, ऐसा है कि दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये सारे अमेरिका की जेब में है। IMF ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लीजिए, FATF ले लीजिए, वो कहीं पर भी बेस्ड हो यार, कोई फ्रांस में बेस्ड है, कोई ब्रसल्स में बेस्ड है, कोई कहीं है, सब अमेरिका की जेब में। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर, अमेरिका कंट्रोल्स द वर्ल्ड आज की तारीख में भी। चीन के पास होंगे काफ़ी सारे पैसे, लेकिन अमेरिका दुनिया चलाती है, अपने हिसाब से दुनिया चलाती है, सही है गलत, ये बात सच है। अब रशिया मोदी जी से भी मिला है, जो व्लादिमीर पुतिन है वो आया मिला, वो यहां तक कि वो बेचारे शहबाज शरीफ से भी मिला। ये इनकी मजबूरी थी। अब पाकिस्तान में आया बहुत ज़बरदस्त फ्लड, और अनफॉर्चुनेटली 1500 से ऊपर जाने जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं, लोग ख़त्म हो गए वहाँ पे। और पाकिस्तान में अभी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो फाइनेंशियल उनकी हालत है बहुत, मतलब कि पाकिस्तान फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली कलैप्स कैसे नहीं हुआ, ये अपने आप में केस स्टडी है। और इसलिए नहीं कलैप्स हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से पैसा पंप इन हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की कोई तारीफ नहीं है। उनकी इकोनॉमी में ज़ीरो रेजिलियंस है, बनाते ही नहीं कुछ वो लोग। वो कुछ कपड़ा, टॉवल, कच्चे बनियान ऐसा कुछ बना लेते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल है बहुत। उनके लिए कुछ नहीं करते पाकिस्तानी, है ही नहीं कुछ। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, आई डोंट इवन थिंक देयर इज़ एनी टैलेंट टू मेक एनीथिंग और मैन्युफैक्चर एनीथिंग, तो है ही नहीं उनके पास। तो बस वो बाहर से लोग आते हैं, पैसा डालते हैं पाकिस्तान में, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा डाल देते हैं, कुछ वो लोग एड मांग लेते हैं, कुछ भीख मांग लेते हैं। वो इस मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि उनका जुम्मे के जुम्मे वाला हिसाब है कि अभी इससे मांग लिया, फिर अगले हफ्ते किसी से मांग लिया, फिर तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, इस टाइप का पाकिस्तान का चल रहा है। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने 2-3 बातें बोली बड़ी इंटरेस्टिंग। अब हम आ जाते हैं समिट स्पेशल पर।
मोदी जी ने यह बोला कि यार ये जो यूक्रेन का मामला है, उन्होंने पुतिन को बोला कि यूक्रेन का मामला है, फालतू का मामला है यार, इसको बंद करा जाए, और लड़ाई वड़ाई से कुछ रखा नहीं है, और मतलब कि दे शुड बी अ वे फॉरवर्ड। मोदी जी स्पोक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंगली, जो पुतिन से बात करी, उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर बात करी। उन्होंने बात करी डिप्लोमेसी की, उन्होंने बात करी ट्रेड की, उन्होंने डेमोक्रेसी की भी बात करी। पता नहीं कोई पुतिन को मैसेज था कि नहीं था, मुझे नहीं पता। ये मैं, हो सकता है मेरी सोच हो सकता है मैं गलत ही सोच रहा हूं, आई डोंट नो। लेकिन मोदी जी ने ये बात कर दी कि साहब ये होना चाहिए। और मोदी जी ने फिर एक और चीज़ वहाँ पे जो मोदी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको एक दूसरे को राहदारी देनी चाहिए। यानी कि अगर हम ट्रेड करना चाहें तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत को राहदारी नहीं देता। पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रखा है कि अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर मिला है। जो इस बार ईरान को अंदर लिया गया है एससीओ में और ईरान को शामिल करा गया है, उसके पीछे भी भारत का हाथ है। और ये बात मैं काफ़ी अपने पाकिस्तानी दोस्तों को भी कहता चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि भारत ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है। 1979 के बाद ईरान के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगे, जब तक वो खुमैनी की रेवोल्यूशन हुई वगैरह वगैरह, आप सब लोग जानते ही मुझसे बेहतर। तो 1979 से काफ़ी भयानक जो है सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं। ईरान की, इसके पहले कि मैं वापस आऊँ, मैं ईरान के बारे में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। मीडिया तो ऐसी रिपोर्ट कर देता है, मोदी जी ने यह बोला, मोदी जी ने ऐसा बोला, और क्यों बोला, उसके पीछे कारण क्या है, हर चीज़ के पीछे। क्योंकि जब कोई देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो उसमें वजन होता है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर तो प्रधानमंत्री जो बोलता है पता नहीं क्या होता है, लेकिन बाकी किसी भी मुल्क का कोई प्रधानमंत्री, खासतौर से भारत के अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तो उसके पीछे कारण होगा, उसके पीछे वजन होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। और वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। ईरान जो है ना, ईरान की 2 प्लस पॉइंट्स हैं और 2 माइनस पॉइंट्स हैं। ईरान के 2 जबरदस्त प्लस पॉइंट्स हैं और 2 जबरदस्त माइनस पॉइंट्स हैं। पहले आते हैं प्लस पॉइंट्स पे। प्लस पॉइंट यह है कि ईरान के पास तेल है बहुत, एक समुंदर है तेल का ईरान की जमीन के नीचे, जो ईरान नहीं बेच पा रहा दुनिया को क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस है अमेरिका के। ये ईरान का प्लस है बहुत बड़ा। दूसरा बड़ा प्लस है कि ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है और ईरान से आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस है ईरान का। यानी कि जियो स्ट्रेटेजिकली भी जो ईरान पोजिशन्ड है वो कमाल का है और उसके पास तेल है। एक छोटी बात और मैं कह दूं साइड में, मैंने 2 पॉइंट बोले थे, तीसरा भी आपको बताता ही चलूं। ईरान के पास पोर्ट है, यानी बंदरगाह जो भारत बना रहा है। आपने चाबहार का नाम सुना होगा, वो ईरान में है। और चाबहार के कुछ ही मील दूर, आई थिंक 100 मील के आसपास है, उससे कम ही होगा, पाकिस्तान का पोर्ट है गवादर। तो बिल्कुल पाकिस्तान के गवादर जो पोर्ट है उसके बिल्कुल इस तरफ, अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, चाबहार भारत ने बनाया अरबों डॉलर खर्च करके। भारत ये चाह रहा है कि ट्रेड जो हो ईरान के थ्रू हो। इसके लिए ईरान की मेन स्ट्रीमिंग जरूरी है। जो ईरान को अलग थलग कर दिया था वो जरूरी है। तो एक तो ये बात हो गई ईरान के प्लस पॉइंट्स। माइनस क्या है? माइनस ये है कि ईरान का जो एटॉमिक वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है जो ईरान परस्यू कर रहा है, वो दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम कम करते हैं, बोलते ज्यादा हैं लोग। यहूदियों को मार देंगे, यहूदियों को समुद्र में फेंक देंगे, we will wipe out, they say stupid things like we should wipe out Israel from the face of this earth and all. इनके बाप की हिम्मत नहीं है इसराइल को वाइप आउट करने की, लेकिन ये ठीक है, बकवास करते रहते हैं लोग। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, फालतू के बयानबाजी करके ना, डायलॉग बाजी करते हैं, ये फिल्मी बातें करते हैं ईरानी। दूसरी चीज़, ईरान जैसे हमास है, हिजबुल्लाह जैसे टेरर ग्रुप्स हैं जो इसराइल के खिलाफ काम करते हैं ज़्यादातर, और भी जगह टेररिज्म फैलाते हैं, इनको फंड करता है। और जो उनके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं ईरान के, वो बड़े मुलव्विज़ रहते हैं। सुलेमानी था उनका जनरल, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा था, वो काफ़ी इस चीज़ में शेर था। यहाँ पे जाके आतंकवादियों को हथियार दिए, वहाँ पे उनको बम पटाखे दिए, वहाँ पे डॉलर दिए, वहाँ पे ये करा वो तो ईरान अपना डिप्लोमेसी के थ्रू, जैसे भारत जो है डिप्लोमेसी के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में फैलाता है, वही काम ईरान करता है आतंकवाद से। तो ईरान के भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और भारत के इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए भारत ईरान को कह रहा है कि यार ये सब चीज़ें तुम छोड़ो,
ये सब फालतू की चीज़ें, इससे कुछ हासिल है नहीं तुम्हें, ठीक है, और तुम मेन स्ट्रीम हो जाओ। तो धीरे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना नहीं चाहता था या रूस नहीं चाहता था फिर भी भारत उसको एससीओ में ले आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारत का बहुत बड़ा हाथ है ईरान को मेन स्ट्रीम करने में। ईरान को मेन स्ट्रीम करने से होगा क्या? ईरान को मेन स्ट्रीम करने से ये होगा दोस्तों कि पाकिस्तान कट ऑफ हो जाएगा। पाकिस्तान कैसे कट ऑफ हो जाएगा? पाकिस्तान की अहमियत मैं आपको बता चुका हूं इसी शो में पहले। पाकिस्तान की अहमियत यह है कि पाकिस्तान के पास एक पोर्ट है, कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, और पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है जहां से आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप हटा दें तो पाकिस्तान कोई जाएगा भी नहीं वीजा लेके। देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान एट ऑल, कुछ नहीं है। ये 12 मौसम और 14 मौसम ये सब इमरान खान के दिमाग में है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वापस आते हैं एससीओ पे। चाइना ने यह समिट करवाया और चाइना ने अपने एक बात बोली शी जिनपिंग ने कि कलर रेवोल्यूशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। कलर रेवोल्यूशन क्या होती है? कलर रेवोल्यूशन ये होती हैं जैसे कि कुछ पॉपुलर सेंटिमेंट से लोग सड़क पे आ जाते हैं और सरकारें पलट देते हैं। पॉपुलर सेंटिमेंट से लोग आते हैं, जैसे अरब स्प्रिंग आपने सुना होगा, और जैस्मिन रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो ये सब सारी, अगर आप इन रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाइए कलर रेवोल्यूशन आप पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि ऐसे काफ़ी रेवोल्यूशन हुई हैं। चाइना में हुई है, आई थिंक 2010 2011 या मुझे नहीं याद है सब, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द डेट। चीन में भी ये हुआ था और चाइना को बड़ी घबराहट है इस चीज़ से। मैंने कई बार बोला है, और शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों बोला मैं बता रहा हूँ। मैंने कई बार ये बोला है कि चाइना को ना, यहाँ पे काफ़ी इंडियन प्लानर्स ये कहते हैं कि हमारे माउंटेन डिविजन्स जो हैं, जो हमारे भारतीय सेना के माउंटेन डिवीजन है, चाइना उनसे घबराता है। अमेरिकन ये कहते हैं कि चाइना जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से घबराता है और हमारे टेक्नोलॉजी से घबराता है, हमारी फौज से। नहीं, ऐसा नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि चाइना माउंटेन डिवीजन से घबराता है हमारे, या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट के। चाइना अपने खुद के लोगों से घबराता है। चाइना का सबसे बड़ा डर यह है कि आम चाइनीज खड़ा हो जाए, चाइना का गला सूख जाता है। चाइना का गला सूख जाता है ये सोच सोच के कि यार अंदर से विद्रोह तो नहीं हो जाएगा, लोग तो नहीं आ जाएंगे। इसलिए चाइना में चाइनीज सरकार जो है उसके और लोगों के बीच में करार एक अग्रीमेंट है, अनरिटन अग्रीमेंट है, अनस्पोकन अग्रीमेंट है, जो जनता भी समझती है, सरकार भी समझती है कि हम तुम्हें सहूलियतें दे देंगे, लेकिन तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। यार अपने ना जो दिल में बात है वो जबान पर मत लाना। तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन होगी, तुम्हारे घर में एयर कंडीशनर होगा, तुम्हारे पास नौकरी होगी, तुम्हारे बच्चों के पास स्कूल होगा, सड़कें अच्छी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुमने अपनी राय का इजहार कर दिया तो बेटा तुम्हें तो मारेंगे ही। तुम्हारे दाएं तरफ 3 जो पड़ोसी हैं और बाएं तरफ 3 पड़ोसी हैं, और जो तुम्हारी बिल्डिंग में ऊपर 3 रहते हैं और नीचे 3 रहते हैं, उन सबको हम गायब कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है चाइना में, वो 3-3 करके सबको गायब कर देते हैं। बोलते हैं कि इसने जहर वहाँ पे फैला लिया होगा, जैसे छूत की बीमारी होती है ना, कि आप किसी को कुछ छू लेंगे तो वो आपके वो जो पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स टाइप का जो हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, कंटेजियस जो बीमारी होती है। सो दे थिंक दैट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज अ कंटेजियस डिजीज, इट्स अ डिजीज ऑफ द माइंड। तो वो पूरा साफ करना शुरू करते। तो चाइना ने बोला एससीओ में कि कलर रेवोल्यूशन जो है ये नहीं चाहिए। ये आपने एक बात देखी है, एससीओ के जो मैंने कंट्रीज बताई आपको, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, आपको इसमें खास बात नजर आई? इसमें सिर्फ एक ही मुल्क है जिसको आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, इंडिया। बाकी आप इनमें से किसी भी मुल्क को आप डेमोक्रेसी, देखिए रशिया टोटल गुंडागर्दी है, ठीक है, अच्छा मुल्क है, दोस्त मुल्क है हमारा, नो डाउट, बट गुंडागर्दी है वहां पे, ठीक है। चाइना बेड़ा ही गर्क है उसका, तो आपको पता ही है। ईरान मुझसे बेहतर पता है। पाकिस्तान सुभान अल्लाह, ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो अलग किताब लिखी जानी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान आलमगीरी, अच्छा। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब स्ट्रॉन्ग मैन हैं। ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ये 1990-91 में यूएसएसआर से टूटे और अलग अलग मुल्क बने। ट्रू डेमोक्रेसी एससीओ में अगर किसी मुल्क में है तो भारत में है। इसीलिए इनके लिए भारत का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप कुछ तो दिखाएंगे कि भाई आपकी क्लास में जब सारे बच्चे नालायक हैं तो एक तो है जो पढ़ के माँ बाप को अच्छे नंबर दे रहा है। तो इसलिए उनको भारत की भी ज़रूरत है। भारत की वैसे भी ज़रूरत है, इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त है भारत की,
भारत की मिलिट्री बहुत ज़बरदस्त है, डिप्लोमेसी बहुत ज़बरदस्त है, एक भारत का अपना वेट है। तो ये एससीओ में बातें हुई। अब मोदी जी ने जो बोला मैंने बता दिया, शी जिनपिंग ने जिस पे जोर दिया वो बता दिया। पुतिन ने बोला कि जी, उसने मोदी जी से बोला कि जी आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भारत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं आपको बताऊंगा यूक्रेन के बारे में, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा या बताऊंगा, ब्रीफ तो नहीं पर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि यूक्रेन वॉर में क्या क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन हुआ। पाकिस्तान ने ना फिर भंड मार दिया, इनको जाना नहीं चाहिए था, ये ना गलती से चले गए। आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखिए शहबाज शरीफ की, ना उसके कान से वो ईयरफोन पता नहीं ये अनश्योर हैं। आप पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? Вот так вот делается. आपने देखा दोस्तों इनको किस तरीके से शहबाज शरीफ वहाँ पे बैठा हुआ है, और आपने दूसरा भी देखा पाकिस्तानी डेलीगेशन किस तरीके से जा रहा है वहाँ पे। मतलब देर आर नो स्माइल्स, ये बड़े खिंचे खिंचे तने तने, जाहिर सी बात है इतनी तबाही उनके मुल्क में हो रखी है। लेकिन फिर पाकिस्तान का वही गाना वहाँ पे ना पुराना कि अफगानिस्तान के बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा। अरे तुम अपने मुल्क के बारे में सोचो यार, अपने मुल्क के बारे में सोचो। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इनको क्या लेना देना, भाड़ में जाए अफगानिस्तान इनकी तरफ से यार। इनका मुल्क 1/3 पानी के नीचे है, फाके से पूरा का पूरा मुल्क है, पूरी कौम है, ठीक है। इनको ये नहीं पता कि तनख्वाहें 2 महीने के बाद कहाँ से आएंगी, कोई इनको भीख देगा, कोई लोन देगा, कोई एड देगा, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन फिक्र किसकी? अफगानिस्तान की। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का चूरन आज तक ये लोग नहीं भूल पाए, और ये वही कारण है कि ये लोग फिर जाके हर जगह। अच्छा, इस बार भाई ने कश्मीर के बारे में मेरे हिसाब से बात नहीं करी, ये कमाल हो गया यार। इस बार शहबाज शरीफ या किसी पाकिस्तानी डेलीगेशन, हो सकता है दिया हो सकता है मेरी नज़र से चूक गया हो, लेकिन मैंने कोई बड़ा बयान नहीं देखा कश्मीर के ऊपर किसी का भी। और ये बड़ी कमाल की बात है कि कश्मीर के ऊपर अगर दिया होगा तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करें, वीडियो में कमेंट्स पे लिखें कि साहब आपकी नज़र से चूक गया और एक कश्मीर के ऊपर इन्होंने बयान दिया। लेकिन इनकी तवज्जो थी कि पाकिस्तान में पानी भर गया है, ऊपर से समुंदर दिखता है, बिल्कुल पाकिस्तान दरिया दिखता है, और अफगानिस्तान के बारे में 2 पॉइंट, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं मीडिया की, शहबाज शरीफ ने ये बात करी। तो दोस्तों ये लबोलुबाब था, ये उज़्बेकिस्तान में क्यों करा, वो करना था, लेकिन चाइना ने पूरी तरीके से सपोर्ट करा। लोकेशन उज़्बेक गवर्नमेंट ने दी, लेकिन इसका पूरा खर्चा पानी तैयारी वगैरह सारा का सारा चाइना ने करके दिया था। ये बात भी सच है। अब देखिए अब भारत में होगा। भारत को सदारत मिल गई है, भारत को उसकी प्रेसिडेंसी जो चेयरमैनशिप है उसकी मिल गई है। अब भारत में होगा अगला एससीओ, और देखते हैं अगले एससीओ में क्या होता है। इस पूरे एससीओ समिट में मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया का साया बहुत बड़ा रहा, और चाइना थोड़ा सा खिंचा खिंचा था। चाइना ने करवाया समिट, शी जिनपिंग भी आए, लेकिन चाइना थोड़ा सा खिंचा खिंचा था। इतना वर्बोस जितना चाइना होता है उतना चाइना नहीं था। और इस समिट में ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग और अर्थ शेकिंग बातें नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद ये मेरा ही आंकलन है या बाकी लोग भी सोचते हैं कि समिट इसलिए कराया गया क्योंकि होना था, इसलिए हो गया। मोदी जी वहां पे गए, अपना काम करा, वापस आ गए। एक बड़ी अच्छी बात हुई, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो चाणक्य फोरम, द चाणक्य डायलॉग्स और आप सब व्यूअर्स की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी, प्रभु श्री राम आपको बहुत लंबी उम्र दें सर। और बस हम यही चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने, मुझे भी लगता है वो पुतिन भी देसी आदमी है। उसने मोदी जी को कल ये बोला कि मोदी जी मैं जानता हूँ आपका बर्थडे है, लेकिन रशिया में हम जन्मदिन से पहले किसी को विश नहीं करते। हम पहले किसी को विश नहीं करते,
क्योंकि हम इस चीज़ को बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आपको विश नहीं करूँगा, मैं आपको मुबारकबाद नहीं दूंगा, शुभकामनाएं नहीं दूंगा, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे यहाँ भी यही कहते हैं ना, माँ भी यही कहती है घर पे कि पहले मत किसी को बोलो, जन्मदिन हो जाने तो तब बोलो, वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये पुतिन भी अपना देसी आदमी है। खैर दोस्तों, ये था पूरा लबोलुबाब आपके एससीओ का, समिट का, कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, और थोड़ा सा हमने आपको इतिहास भी बताया कि एससीओ 2001 में चाइना ने क्यों शुरू करा। ये चाइना का ही मामला है पूरा एससीओ का। और उस ज़माने में भारत के थोड़े से रिलेशन अच्छे थे, फिर चाइना ने डोकलाम में मुंह मारा, फिर इसके कुछ डांट टूटे गलवान में, और काफ़ी कुछ बीच में रिलेशनशिप ख़राब हुए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी, और कोशिश करनी भी चाहिए कि रिलेशन सबके साथ हमारे ठीक चलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।